हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो है हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हमने जो हमारे लास्ट वीडियो के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन के इंट्रो के बारे में डिस्कस किया था, तो उसके इंट्रो में हमने टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था और ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। तो ऑर्डर और डिग्री कैलकुलेट करने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए थे। तो उनमें से एक क्वेश्चन मैंने ये दिया था आपको सॉल्व करने के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि जिन बच्चों को डाउट हो या फिर जिन लोगों को डाउट हो वो इसमें वापस से देख करके अपना सॉल्व कर सकें। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप इसके अंदर देखिएगा कि कौन कौन से फंक्शन प्रेजेंट है यहाँ पर। क्या इस इक्वेशन के अंदर कोई रेडिकल प्रेजेंट है या फिर विदाउट रेडिकल कोई भी इक्वेशन है। बट हमारी जो इक्वेशन है इसके अंदर यहाँ पर क्या है, एक रेडिकल प्रेजेंट है जो कि साइन वाई डैश है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हमें साइन वाई डैश को एक्सपेंड करना होगा, ताकि हमारे पास में जो ऑर्डर और डिग्री है वो प्रॉपर हम कैलकुलेट कर सकें, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो ऑर्डर है और डिग्री है वो बिल्कुल सही है। अगर हम इसको एक्सपेंड नहीं करते हैं तो हमारी जो डिग्री होगी और जो हमारा ऑर्डर होगा वो क्या हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पर साइन वाई डैश की बजाय अगर साइन वाई होता तो हमारी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम डायरेक्ट इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देख करके ही इसका सॉल्यूशन को बता देते कि इसका ऑर्डर क्या होगा और इसकी डिग्री क्या होगी। बट यहाँ पर साइन वाई की बजाय साइन वाई डैश है। तो हमें सिमिलरली जैसे हम साइन वाई का टेलर सीरीज एक्सपेंशन करते हैं, उसी तरीके से हमें साइन वाई डैश का भी यहाँ पर क्या करना है, एक्सपेंशन करना है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। यहाँ पर ये वाई डैश फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है। ओके, वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई डैश, हमने इसका एक्सपेंशन किया तो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ में ये एक्सपेंशन होता है। और जैसा कि हमें पता है कि टेलर सीरीज के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, तो उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में हमें नहीं पता कि ये इसकी लास्ट टर्म क्या होगी, तो हम उसके लिए प्रॉपर कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो हम उसको इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं कि आगे ये टर्म्स क्या कर रही है, मूव ऑन कर रही है, कहीं पर भी स्टॉप नहीं हो रही है। तो अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए वाई डैश स्क्वायर माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि साइंस क्या होंगे, सारे इंटरचेंज हो जाएंगे। तो अब इस इक्वेशन को हमने क्या कर लिया, एक्सपेंड कर लिया, और इस इक्वेशन को हमने रेडिकल फ्री इक्वेशन बना लिया है। तो बेसिकली जो डिग्री की डेफिनेशन होती है उसमें हम पहले यही पढ़ते हैं कि आपको अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, उसका ऑर्डर और या फिर डिग्री आपको निकालना है, तो सबसे पहले आपको उस डिफरेंशियल इक्वेशन को रेडिकल फ्री बनाना है। उसके बाद में आप इजीली उसके अंदर से ऑर्डर और डिग्री को डिफाइन कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिफाइन करना होगा। तो अब इसका ऑर्डर आप देख सकते हैं कि इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही प्रेजेंट है, उससे ज़्यादा डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कोई प्रेजेंट ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर y फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएटेड है, यहाँ पर भी y फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएटेड है। तो यहाँ पर y जो है वो ओनली फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, यहाँ पर y डैश, उससे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है। तो हम यहाँ पर ऑर्डर को तो डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1, दिस इज 1 नॉट 2। सो दिस 1, मैं यहाँ पर ऑब्लिक लगा कर लिख देती हूँ जिनको यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, तो ये 1 ही है। ओके, अब इसकी डिग्री डिफाइन करनी है। तो डिग्री के लिए हम कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे कि डिग्री के डेफिनेशन में हमने देखा था कि उसके अंदर डिग्री डिफाइन करने के लिए हमें जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होता है उसकी हाईएस्ट पावर देखनी होती है। अब यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव तो वाई डैश ही है, तो वाई डैश की यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो इसकी पावर क्या हो रही है, वेरी हो रही है। यहाँ पर इसकी कोई फिक्स पावर हमें एनालाइज नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हम इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो इनफाइनाइट के ऊपर यहाँ पर जो वाई डैश है उसकी पावर इन्फिनिटी तक जाती है, मतलब उसकी पावर हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो उसकी पावर को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया इनफाइनाइट से। दैट मीन्स यहाँ पर इसकी जो पावर है वो डिफाइन नहीं हो पा रही है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की। तो यहाँ पर इसकी डिग्री हम क्या बोलेंगे कि इसकी डिग्री यहाँ पर नॉट डिफाइंड है। तो इसकी डिग्री यहाँ पर डिफाइन नहीं है, उसके लिए हमें यहाँ पर सॉल्यूशंस में लिखना होगा कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर क्या होगा, 1, इसकी डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड। तो ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, जिससे कि बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया जाता है। ऐसे थोड़ा सा उसमें रेडिकल्स पुट कर देते हैं, जिससे कि वो
कुछ बच्चे होते हैं जो ध्यान दे लेते हैं, कुछ का नहीं जाता, मेरे जैसे होते हैं वो। तो यहाँ पर इनको आपको नोटिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब हम हमारे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो जो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो टॉपिक है, उसके अंदर जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है, हमें उसके सॉल्यूशन डिफाइन करने होते हैं। और जनरली जो सॉल्यूशन होते हैं वो हम जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, उसके बारे में थोड़ा सा जर्नल है, उसका हम देखते हैं यहाँ पे। द कंटिन्यूस फंक्शन, यूँ कोई भी यहाँ पर एक फंक्शन दे रखा है जो कि सॉल्यूशन है यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसने जनरल कोई भी मान लिया है। तो यहाँ पर एफ जो फंक्शन है ये इंटरवल आई के ऊपर डिफाइंड है। आई हम कोई भी इंटरवल ले सकते हैं, दैट मे बी 0 to 1 एंड दैट मे बी क्लोज इंटरवल 0 to 1, बट दैट इंटरवल शुड बी देयर। सो प्रोवाइडेड द डेरिवेटिव, सो यहाँ पर डेरिवेटिव प्रोवाइड होते हैं u डैश, u डबल डैश, और u को हम n टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पर ये ब्रैकेट n का मतलब यहाँ पर होता है कि जो u है उसको n टाइम हम डेरिवेट कर रहे हैं या फिर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ये एग्जिस्ट करेंगे सारे के सारे i इंटरवल के ऊपर। तो अब यहाँ पर जो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ये सॉल्यूशंस क्या होते हैं, बेसिकली हम कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात ना करें, या अगर कोई हम दो इक्वेशंस हैं तो उनके हम सॉल्यूशन डिफाइन करते हैं, तो वो सॉल्यूशन उसको डिफाइन करते हैं, मतलब सेटिस्फाई करते हैं उस इक्वेशन में। अगर हम उस सॉल्यूशंस को पुट करते हैं तो सॉल्यूशंस उस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो सिमिलर पैटर्न होता है यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ में भी। तो उसके सॉल्यूशंस को हमें डिफाइन करना है, तो उसके लिए वो जो सॉल्यूशंस होंगे वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। और इस मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को आप समझने के लिए उसके कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं जो कि है शो दैट yx इज इक्वल्स टू a cos 3x प्लस b sin 3x इज अ फैमिली ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये जो आपका y फंक्शन है ये फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ पर आपको इस जो ये आपको सॉल्यूशन दे रखा है, इससे आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, सॉल्यूशन को लिखेंगे। देन यहाँ पे सॉल्यूशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने का सबसे इजी मेथड होता है, आप सबसे पहले उसमें ये देखिए कि आपका जो सॉल्यूशन है उसके अंदर कितने कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट हैं। कॉन्स्टेंट मीन्स लाइक दिस ए एंड बी टाइप, कोई भी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट प्रेजेंट है। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट किसी पे डिपेंड नहीं करते, उनको हम कैलकुलेट करते हैं अगर हमें कोई कंडीशंस दे रखी होती हैं तो यहाँ पर ए और बी यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इन कॉन्स्टेंट्स को अपन कैलकुलेट करेंगे, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि सॉल्यूशंस के अंदर से हमें कांस्टेंट्स को रिमूव करना होता है। और जब कांस्टेंट रिमूव हो जाते हैं तो हमारे पास में जो इक्वेशन होती है वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास में फॉर्म हो जाती है। तो अब यहाँ पर ए और बी को रिमूव करने के लिए तो हमें इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। ये जनरल पैटर्न होता है कि अगर आपके डायरेक्ट वैसे नहीं एनालाइज हो तो आप यहाँ पर इसके जनरल सॉल्यूशन के अंदर जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स प्रेजेंट हैं उतने ही ऑर्डर की आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन भी प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको प्रूफ करते हैं अभी। सो yx इक्वल्स टू a cos 3x प्लस b sin 3x। तो इसको हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेट करते हैं, मीन्स हम उसको एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो हमने इसको y फंक्शन जो था उसको हमने x के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। तो अब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद में हमने देखा कि यहाँ पर जो cos था वो माइनस साइन 3x में हो गया और 3 इसका कॉन्स्टेंट आ गया। तो सेकेंड वन हमने इसको साइन 3x को डिफरेंशिएट किया तो cos 3x में आ गया। dy और dx को हम y डैश x भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही रिप्रेजेंटेशन देते हैं यहाँ पे। तो इसमें दोनों इक्वेशंस जो हमने दोनों का डेरिवेट किया तो यहाँ पर इसके अंदर 3 कांस्टेंट टर्म आ रही है। तो इस 3 कांस्टेंट टर्म के लिए हमने कॉमन ले लिया और इसके अंदर इन दोनों को ब्रैकेट में पुट कर दिया। अब इसमें 3 को कांस्टेंट को बाहर लिया तो अब इसको हम दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे ताकि इसके अंदर जो एक टर्म्स बनी है ये हमारी सिमिलर जो अबो इक्वेशन थी, अबो जो सॉल्यूशन था उसके जैसे बन जाए, जिससे कि हम जो यहाँ पर जो टर्म्स होंगे उनको रिमूव कर सकें yx से। तो हमने इसको वापस से डिफरेंशिएट किया। तो डिफरेंशिएट करने के बाद में हमने देखा कि जो साइन x था उसको माइनस लग गया, वापस से माइनस था एज इट इज, कोस माइनस लग गया वापस से। तो यहाँ पर दोनों टर्म्स के अंदर से जो कॉमन टर्म्स आ रहे थे उनको हमने बाहर आउट किया, या कि यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म सारी की सारी ब्रैकेट से क्या आ गई,
बाहर आ गई। अब इस 3 इंटू 3 9 हो गया, एंड माइनस हमने कॉमन लिया बाहर तो -9 आ गया। अब a cos 3x प्लस b sin 3x, ये सिमिलर बन रहा है हमारा जो सॉल्यूशन ऊपर था y इक्वल्स टू a cos 3x प्लस b sin 3x। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर इस जो सॉल्यूशन जो बन रहा था इसको हमने y एक्सिस से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। हमने इसकी जगह पर क्या पुट कर दिया, y एक्स पुट कर दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन है या वो डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन सिमिलर पैटर्न में दिख रही है अब वो जो हमें शो करनी थी उसी की तरह। तो अब हम क्या करेंगे, इस 9y(x) को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, जिससे कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अब हम इसे आगे और डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर से कॉन्स्टेंट जो टर्म थी वो क्या हो गई, रिमूव हो गई। तो इस तरीके से हम जनरल सॉल्यूशन के थ्रू अपन अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे हमें जिसके बारे में पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस हैं उनके भी कुछ टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, और वो टाइप कुछ इस तरीके से है कि इसके अंदर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली जो है वो है जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए आपको किस तरीके से देखना पड़ेगा, जैसे कि हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा था, हमारा एग्जाम्पल था y इक्वल्स टू a cos 3x प्लस b sin 3x। तो यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट टर्म्स के साथ में जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन 2 ऑर्डर की है तो उसके अंदर एट मोस्ट उसके अंदर 2 तो प्रेजेंट ही होंगे कांस्टेंट टर्म्स, और अगर यहाँ पर आपके पास में 3 ऑर्डर का डेरिवेटिव की डिफरेंशियल इक्वेशन प्रेजेंट है तो उसमें 3 कांस्टेंट्स प्रेजेंट होंगे। 4 ऑर्डर की है तो 4 कांस्टेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो कांस्टेंट के साथ में जो आपका सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है वो सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन आपको सेटिस्फाई कर गया कि क्या होता है जनरल सॉल्यूशन की डेफिनेशन, और आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसके बारे में हम ऐसे डिफाइन करेंगे, जैसे अपने ऊपर एग्जांपल दे रखा था y इक्वल्स टू a cos 3x प्लस b sin 3x। तो जिस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास में कांस्टेंट प्रेजेंट होंगे, जैसे कि a एंड b यहाँ पर कांस्टेंट है, तो जिस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास में कांस्टेंट प्रेजेंट होंगे वो तो हमने अभी डिफाइन किया कि वो क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा। अब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑब्वियसली जनरल सॉल्यूशन से तो थोड़ा सा वेरी करेगा, उसमें कुछ न कुछ डिफरेंट टर्म्स होंगी। तो वो डिफरेंट टर्म्स क्या होंगी वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन को यहाँ पर डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं उनकी जगह पर हम कोई भी फाइनाइट वैल्यू हम उसकी जगह पर प्लेस कर देते हैं। तो अगर हम उसकी जगह पर कोई फाइनाइट वैल्यू प्लेस कर देंगे तो वो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी। मान लीजिए कि हमने a की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट की, b की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट की, तो हमारे पास में जो सॉल्यूशन है वो क्या बन जाएगा, cos 3x प्लस 2 sin 3x। तो यहाँ पर ये हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ऐसे जब कांस्टेंट की टर्म कोई फाइनाइट वैल्यूज रख देते हैं तो वो हमारा जो सॉल्यूशन बनता है वो सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। अब जो कांस्टेंट टर्म्स हम कैलकुलेट करते हैं इसको हम डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। कांस्टेंट टर्म्स को कैलकुलेट करने के लिए जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है तो उसी के साथ में ही आपको कुछ कंडीशंस गिवन हो सकती हैं। तो वो कंडीशंस आपको डायरेक्टली उसमें गिवन हो सकती हैं क्वेश्चंस के अंदर ही। अगर क्वेश्चन के अंदर कंडीशन गिवन नहीं है तो आप इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ इनिशियल कंडीशंस ही चाहिए होंगी जिससे थ्रू आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड और जो लास्ट जो सॉल्यूशन होता है जो कि होता है सिंगुलर सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है पर्टिकुलर और जनरल सॉल्यूशन से, बिकॉज हम सिंगुलर सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक दूसरा मेथड लगता है। तो हम जनरली जो पढ़ते हैं दो सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस हैं जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इन दोनों सॉल्यूशंस को हम पूरे बीएससी के अंदर पढ़ लेते हैं क्योंकि ये सेकेंड ईयर में भी यूज़ होता है। ठीक है, और जब आप थर्ड ईयर में जाते हैं तो आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर भी अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बुक है तो उसके अंदर भी ये जनरली यूज़ किए जाते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसमें क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। बट एटमोस्ट आपको सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में नॉलेज तो होना चाहिए कि अगर किसी ने पूछ लिया कि सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है तो आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए उसके बारे में कि सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है। सो एनी सॉल्यूशन विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन जिसको हम
जनरल सॉल्यूशन से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। अब मैं इसको समझाने के लिए, सिंगुलर सॉल्यूशन को समझाने के लिए एक एग्जांपल देती हूँ जिसके थ्रू आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम सिंगुलर सॉल्यूशन को समझने के लिए एक एग्जांपल देख रहे हैं, जो कि यहाँ पे ये एग्जांपल है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है। तो सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू हम यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे, यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी देखेंगे और सिंगुलर सॉल्यूशन को भी यहाँ पर देखेंगे हम। तो यहाँ पर सिंगुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन तीनों को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें इसके सॉल्यूशंस को निकालना होगा। तो सॉल्यूशन आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। आप इसको वेरिएबल सेपरेबल से निकाल सकते हैं, या फिर आप इसमें कोई और भी तरीका अगर आपको आता है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि मेरा वाई जो सोल्यूशन है वो मैं कैलकुलेट कर सकूँ। तो सबसे पहले हमने जो राइट हैंड साइड में टर्म है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे। देन हम क्या करेंगे, इसका जो वाई डेरिवेटिव है उसको हम क्या करेंगे, वाई डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 4y है। तो इसके अंदर ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर टर्म को रिमूव करना है सबसे पहले हमें। तो इस स्क्वायर टर्म को रिमूव करने के लिए हम क्या कर देंगे, दोनों साइड में इसका रूट ले लेंगे, अंडर रूट कर देंगे दोनों साइड में स्क्वायर रूट करके। तो यहाँ से इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा एंड y के ऊपर हाफ पावर आ जाएगी। तो अब हम क्या करना है, वाई डैश को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे वाई डैश तो होता तो यही है ना, डी वाई ओवर डी एक्स। तो जब हम इसको डी वाई ओवर डी एक्स रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 2y हाफ हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो y वाली टर्म्स है उनको y की साइड ले आएंगे, x वाले टर्म्स को हम x की साइड लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो y की टर्म्स है उनको हम y की साइड लेके जाएंगे, तो यहाँ पर y क्या हो जाएगा, y हाफ पावर हो जाएगी, इक्वल्स टू डी एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा। अब जब हम दोनों को कैलकुलेट करना है, y को और x को, डेरिवेटिव टर्म्स को हमें y और x की टर्म्स में लेके आना, तो ऑब्वियसली डेरिवेटिव को कैंसिल आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेट करने के बाद में हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, 1/2 होता है जो हमारी पावर होती है y को हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव का आपको सिंपल पता होता है, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है, y की पावर जो होती है उसके अंदर हम +1 करते हैं, और जो पावर जो ऊपर होती है वो फिर बेस में आ जाती है। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा सेपरेटली समझा देती हूँ यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करने का। वैसे तो सबको आता ही है, लेकिन मैं थोड़ा सा टर्म को कम्प्लीटली रिजोल्व कर देती हूँ जिससे कि आपको और आसानी हो जाए थोड़ी सी। तो 1/2 है, y की पावर अगर ऊपर जाएगी तो -हाफ हो जाती है, इंटू डी वाई था, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी एक्स था। तो अब इसको मैं सॉल्व करूँगी तो 1/2 इंटू जो y होता है उसकी पावर में एक इसके साथ में ऐड हो जाता है, तो फिर जो उसके बाद में जो हमारी पावर बचती है वही इसके अंदर नीचे आती है। तो -1/2 + 1 क्या होगा, 1/2 होगा ना। तो इक्वल्स टू डी एक्स का इंटीग्रेट करोगे तो आप क्या आएगा, x प्लस में क्या आता है, कोई कांस्टेंट टर्म आ जाती है। तो यहाँ पर जो हमने ये डिफरेंशिएट किया है उसको हमने इंटीग्रेट करके उसको x और y की टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। तो ये वाली जो टर्म है ये सेम इसी की तरह बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट करके उसका सॉल्यूशन निकाल लिया है। तो वहाँ पर जो सॉल्यूशन बना है हमारा, क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये जो 2 है ये तो उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी x + c बचा। अब हमें y की फॉर्म में निकालना है, तो हम इसको अंडर रूट को कैंसिल करने के लिए दोनों साइड में क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, जिससे कि हमारे पास में जो सॉल्यूशन बचेगा वो x + c का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए आप, हमारे पास में जो कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है, तो किसी भी सॉल्यूशन में अगर कांस्टेंट टर्म्स प्रेजेंट है तो आप उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, तो जनरल सॉल्यूशन हमें पता चल गया। अब हमारे पास में अगर यहाँ पे कोई कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है तो हम कंडीशन को पुट करके उस क्वेश्चन के अंदर रखेंगे, उसके सॉल्यूशन के अंदर, तो हमें जो सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा वो क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। तो अब यहाँ पर इसने बोल रखा है कि हमें c = 1 पुट करना है। तो अगर हमने यहाँ पर c = 1 पुट किया तो हमारे पास में y = x + 1 का होल स्क्वायर = क्या आ गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। अब इन दोनों को
कैलकुलेट करने के बाद में अब हमारा एक सॉल्यूशन बचता है जो कि है सिंगुलर सॉल्यूशन। और सिंगुलर सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए हमके पता है, हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि सिंगुलर सॉल्यूशन को हम जनरल सॉल्यूशन से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये डिफरेंट है। तो यहाँ पर बोल रखा है कि y इक्वल्स टू 0 इज द सिंगुलर सॉल्यूशन बिकॉज इट सेटिस्फाइज द अबव डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम एक अदर लैंग्वेज में यह भी बोल सकते हैं कि ऐसा सॉल्यूशन जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो बट वो जो सॉल्यूशन है वो जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन नहीं होता हो। जैसे हमने ऊपर वाला एग्जाम्पल था तो उसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो y डैश स्क्वायर इक्वल्स टू क्या थी, 4y थी। ठीक है, कोई भी ले लीजिए आप, जैसे मान ले मैंने ये ले लिया तो इसके अंदर हमने क्या किया, y इक्वल्स टू 0 ऑब्वियसली इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। बट जो इसका जनरल सॉल्यूशन है उससे अगर हम y इक्वल्स टू 0 पुट करें तो हमारे पास में सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड नहीं होता है। तो सिंगुलर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करता है बट वो सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन के थ्रू हम इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने टाइप्स पढ़ी हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर क्या एग्जिस्ट करता है, क्या किस तरीके से आप जनरल सॉल्यूशन को, पर्टिकुलर सॉल्यूशन को और उसके सिंगुलर सॉल्यूशन को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस और उसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में ही हम वहाँ पर लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि आपने जो अभी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा है, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन, उनके बारे में आपको कितना समझ में आया है उसका आपको पता चल जाए। एंड गाइस, आई होप you like this video and please subscribe my channel. Thanks for watching guys.